हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज हम आपको क्लास 10th ज्योग्राफी का पहला अध्याय का टॉपिक जो क ख में है, उसमें हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो है जल संसाधन का यहाँ पर बात की गई है, यह ख है। और इसमें आपको पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह बिहार पुलिस का हो या बिहार स्टेट का हो या आपको बीपीएससी टीआरई हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो दरोगा का दे रहे हैं, अन्य एग्ज़ाम जो भी हो, उसमें बिहार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और बिहार से रिलेटेड जो भी आपको बुक देखने को मिल रहे हैं 10th तक, कम से कम वो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आपने देखा होगा कि बिहार का क्वेश्चन जो है आपको टीआरई में इस बार भी बहुत ज़्यादा था और बिहार से क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो वो बुक से आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें टीआरई के भी क्वेश्चन आपको हम बताते हुए चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन टीआरई का आया। साथ ही साथ जो है बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और स्टेट का तो आप जान ही रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि आता है, लाइन बाय लाइन आता है। चलिए शुरुआत करते हैं जल संसाधन को लेकर। और जल संसाधन में आप यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है कि आपने वर्ष 2008 में उत्तर बिहार के कोसी प्रदेश में आए बाढ़ को देखा होगा या इसके विषय में सुना होगा। टीवी पर, समाचार पत्र या आकाशवाणी पर देखा या सुना होगा कि उस बाढ़ की विभीषिका अत्यंत प्रलयकारी थी, जिसमें अपार जान माल की क्षति हुई थी। यह जानकर आपको घोर आश्चर्य होगा कि ये जल जहाँ एक और प्रलय का तांडव करते हैं, तो दूसरी ओर मानवीय आवश्यकताओं को सरल और सुगम बनाकर सभ्यता भी रचते हैं। आप सब जानते हैं कि जल की क्या आवश्यकता है। अगर ज़्यादा जल हो जाती है तो वही बाढ़ का कारण बनती है, और कम जल रहता है तो वही सिंचाई का, अन्य जो है आपके दैनिक जीवन का बहुत सारे जो है काम आपको देखने को मिलते हैं। जल जो है जीवन है, आप सब जानते हैं। आगे है कि यही वजह है कि विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का विकास कहाँ पर होता है, तो नदी घाटी में ही हुआ है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में। आपको पता है कि जितने भी कारखाने हैं और जो भी आप देख रहे हैं नगर बसे हैं, तो वो सारे नदी के किनारे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट कि जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर 3/4, ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह पर कितना चौथाई जो है पृथ्वी जो है जल से ढका हुआ है, तो यह है 3/4। ठीक है, भाग जो है जल से ढके हुए हैं। लेकिन अधिकांश जल क्या है, लवणीय है, जो आपका उपयोग उसमें नहीं होता है। देखिए, स्वच्छ जो जल है सतही अपवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जो अपवाह मतलब कि जो नदी आपको देखने को मिलता है, जो जल नीचे है, उससे आपको प्राप्त होता है। और इन स्रोतों का सतत नवीकरण और पुनः भरण जो है जलीय चक्र द्वारा होता है। बारिश होती है तो क्या होता है, तो फिर जल होता है। और आप जानते होंगे कि जलीय चक्र जो है किस प्रकार से संघनन होता है, फिर से बारिश होती है, तो ये जो है प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। आपको क्वेश्चन पूछता है कि जल घटता बढ़ता है, तो नहीं, ना जल तो घटता है ना ही बढ़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि जल चक्र गतिशील होते क्या होते हैं। जल चक्र गतिशील होते हैं, और जिस कारण जो है जल का नवीकरणीय निर्बाध गति से होता है, और यही कारण है कि यह एक नवीकरणीय संसाधन है। जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर भी देखिए, विश्व के अनेक देश या क्षेत्र जो है जल के प्यासे हैं। मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल नहीं है, जैसे मरुस्थल आप भारत में ही देख सकते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्र देखेंगे, बीकानेर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल है। और इंदिरा गांधी जो है नहर से जल पहुंचाया भी गया है बहुत जगह सिंचाई के लिए, आप जानते हैं। और साथ ही साथ जल की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है, उसमें सरकार बहुत सारे जो है नियम कानून बनाती है, और जल को जहाँ तक नहीं पहुँच है वहाँ पहुँचाने की भी कोशिश की जाती है। और यही कह रहा है कि विश्व के अनेक जो जगह हैं, देश हैं, वहाँ पर जल की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ पर जल है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए जल के स्रोत। अब जल के स्रोत में आपको है कि पृथ्वी के अधिकतर स्तर पर जो पृथ्वी का अधिकतर स्तर है, जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है किसको, तो पृथ्वी को। क्यों? क्योंकि जल की उपस्थिति यहाँ पर ज़्यादा है, 3/4 जो है जल ही है। और देखिए, यह जीवों की जो है उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब जल है तो जीव यहाँ पर हैं, और यही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, जहाँ जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं, पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत जल, और तीसरा वायुमंडलीय जल, और चौथा महासागरीय जल। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जल के स्रोत जो हैं विभिन्न रूप में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। एक भूपृष्ठीय मतलब कि धरती के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। भूमिगत जल है, मतलब भूपृष्ठीय मतलब कि एक है भूमि पर आपको जल है, एक भूमिगत जल है जो कि अंदर आपको दिख रहा है, एक वायुमंडलीय जल है जो कि आपको बादल के रूप में दिखता है, एक महासागरीय जल है जो कि आपको प्रशांत महासागर हो, हिंद हो जाएगा, प्रशांत हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा। ये सारे जो प्रशांत महासागर, सबसे गहरा प्रशांत महासागर आपको जानते होंगे कि सबसे गहरा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। mariana गत कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर में। ये सब जो है क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ से।
तो ये महासागरीय जल हो गया जो कि खारा होता है, ठीक है, मतलब कि आप जानते हैं कि उसका उपयोग आप पीने में नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर एक बात दिया गया है जो हमने अभी तक बताया कि विश्व की कुल जो जल है आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। उसमें जो है मात्र 2.5% ही जो जल है वो मृदु हैं, यानी कि अलवणीय है, जो आप उपयोग करते हैं। आप सब जीव जंतु पेड़ पौधे सभी जो है उपयोग करते हैं। आगे चलेंगे तो आगे है कि जल भंडार को ध्यान में रखा जाए तो महासागर सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र होते हैं और इसी कारण जो है जलधि की संज्ञा दी जाती है। किसको? तो महासागर को जलधि की संज्ञा दी जाती है। आगे देखेंगे कि हमारे जीवन में भूपृष्ठीय और भूमिगत जल ही प्रत्यक्ष उपयोग होता है, जो अभी आपको धरातल पर दिख रहा है और जो अंदर दिख रहा है, इसी का जो है आप उपयोग करते हैं। देखिए, अतः इन दोनों स्रोतों का वर्णन आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है। पहला है भूपृष्ठीय जल। देखिए, धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत जो है बरसन है, मतलब कि वर्षा है। जो आपको पानी दिखता है वो बारिश के जो है कारण आपको दिखता है, भूपृष्ठीय मतलब धरती पर। और बरसन लगभग जो है 20% भाग जो है वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जो बारिश होती है वो 20% भाग जो है कि फिर से वायु में चला जाता है और कुछ अंश ही जो है भूमिगत हो जाते हैं और कुछ अंश जो यहाँ पर बात समझेंगे तो बारिश होती है तो कुछ जो है ऊपर वायुमंडल में और कुछ भूमि के अंदर, ठीक है, और कुछ जो है आपको धरातल पर देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि अधिकांश भाग देखेंगे तो नदी, नालों, झील, तालाब, ताल तलैया में मिल जाते हैं। यही जो है आपको क्या है, तो यही आपको भूपृष्ठीय जल है और शेष जल आपको कहाँ पर? तो सागर, महासागर में जाकर मिलता है। उपरोक्त में ये सभी क्या है? भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले जल भूपृष्ठीय या धरातलीय जो है जल कहा लाते हैं। जो आपको धरातल पर देखने को मिल रहा है, बारिश हो रही है और इसे दो प्रकार का, एक तो 20% भाग जो है पानी कहाँ पर? तो वायुमंडल में, और उसके बाद शेष भाग जो आपको कुछ भाग देखने को मिलता है तो वो धरातल पर, और कुछ भाग जो है आपको भूमिगत हो जाता है। जो धरातल पर दिखता है उसमें नदी है, झील है, तालाब है, ताल तलैया, ये सब जो है जाकर आपको यहाँ पर देखने को पानी मिलता है, जो धरातल वाला। और इसके बाद क्या होता है, जो शेष जल होते हैं वो कहाँ पर? तो सागर, महासागर में जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपको समझने को मिलते हैं। जो जल है कुछ भूमिगत हो जाते हैं, कुछ वायुमंडल में जाते हैं, कुछ महासागर, सागर में जाते हैं, और कुछ जो है झील जो धरातल पर रहते हैं वो जो है तालाब, झील, नदी, नाला, ये सब में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है भूमिगत जल। देखिए, भूमिगत जल क्या है? वर्षा जल के धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शेलीय आवरण पर जमा जल भूमिगत जल कहलाता है। जो वर्षा जल है वो छोटे छोटे छिद्रों से रिस कर क्या होता है? अंदर जाता है, और वही जो जमा जल होता है वो क्या होता है? भूमिगत जल होता है, वही कहलाता है। और इस जल के भंडारण में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है, और अर्थात इसमें हम समझ सकते हैं कि दोनों माध्यम से जल रिस कर जो है बड़ी मात्रा में भूगर्भ में एकत्रित हो जाती है, और इस प्रक्रिया से एकत्रित जल जो है भौम जल के नाम से जाना जाता है, जो हम सब जो है नलकूप के माध्यम से उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट, अगला है कि जल संसाधन का वितरण। अब उससे पहले आपको यहाँ पर क्या आप जानते हैं? देखिए, विश्व के कुल मृदु जल का लगभग जो है 75% अटलांटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में जो है पाया जाता है, और लगभग 25% जो है वो भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में मिलता है। मतलब जो मृदु जल है वो 75% आपको पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर के रूप में, ग्रीनलैंड के रूप में, जो अंटार्कटिका है वहाँ पर, तो ये सारा जो है 75% इसमें आपको मिलता है, और जो 25% है वो आपको भूमिगत जल के रूप में, स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो जल संसाधन का वितरण क्या है। तो विश्व स्तर पर जल के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। आप गोलार्ध के बारे में पढ़े भी होंगे, तो आप पूरा अगर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध इस प्रकार से समझेंगे। कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए, जो अधिकतर भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसी कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि जल गोलार्ध के नाम से किसको जाना जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को जाना जाता है, और स्थल गोलार्ध को किसको? तो उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे अगला, तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के अधिकांश भाग जो हैं लवण की उच्च सांद्रता धारण करते हैं, फिर भी जैव विविधताएं हेतु ये महत्वपूर्ण हैं। मतलब कि बहुत जो है क्या है? लवण है। अधिकतर जो जल में क्या है? तो 3/4 में आपको लवण ही है, लेकिन जैव विविधता के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, जहाँ पर आपको मछलियाँ जो है, समुद्री जीव जंतु, वनस्पतियों एवं खनिजों का भंडार पाया जाता है, कहाँ पर? तो लवणीय जल में आपको समुद्र में ये सारे देखने को मिलते हैं। देखिए, जल में संसाधन का वितरण अपर्याप्त है,
क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है। अब आपको पता होगा कि पहला ये बुक है, इसीलिए आपको यहाँ पर 16% है। ऐसे 17.5% जो है भारत में जो है विश्व की लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो बुक को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर 16% है, तो 17.5% आपको याद रखना है। अब देखिए इसी में है कि इस आबादी के लिए विश्व में जो है 4% स्वच्छ जल की उपलब्ध है, और भारत में जो है प्रतिवर्ष 4000 घन मीटर जल वर्षन से और 1869 घन मीटर जो है जल भूपृष्ठीय जल से प्राप्त होते हैं। और कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग जो है 2/3 भाग जो है देश के की कुल जो है बड़ी नदियां जैसे कि सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, यहाँ पर प्रभावित होती है। मतलब 2/3 भाग जो है ये 3 बड़ी नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में प्रभावित है। और आज जो है भारत में जल भंडारण हेतु जलाशयों का निर्माण द्रुत गति हो रहा है, मतलब कि बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी जल भंडारण की क्षमता जो है 174 अरब घन मीटर हो गई है। अब जो है ज़्यादा भी हो गई है, अब अपडेट देखेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो देश की स्वतंत्रता के समय मात्र जो है 18 अरब घन मीटर था, जब स्वतंत्र भारत हुआ था तब। अब आगे है कि भारत की स्थलाकृति स्वरूप जो है एवं अन्य बाधाओं की वजह से केवल 690 अरब घन मीटर जल का ही उपयोग कर पाता है, और जो कुल भारत के जल का 35% है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग के जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक प्रवाह होते हुए उपयोग जो है योग्य जल भंडारण की क्षमता अति न्यून है, मतलब कम है, मतलब क्षमता जो है उसका भंडारण करने का कम है। अगर उपयोग जो जल है, अगर उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो ताप्ती नदी का स्थान क्या है, प्रथम है, और इसमें जल भंडारण जो क्षमता है वो 97% है। ताप्ती याद रखेंगे प्रथम स्थान पर है, और 97% जो है जल भंडार कर सकता है ये। और कुछ महत्वपूर्ण नदियों का ब्यौरा जो है यहाँ पर दिया गया है, उसको देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या आप जानते हैं, देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र एवं गंगा जो है विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है, और इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां और 10वां स्थान दिया गया। ब्रह्मपुत्र को 8वां और गंगा को 10वां स्थान दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो जल है उसको किस प्रकार से जो भूमिगत जल है, पृष्ठीय जल प्रवाह है, और कौन कौन नदी का यहाँ पर है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जैसे सिंधु है तो वार्षिक प्रवाह जो है 713 अरब घन मीटर में है, और उपयोग मात्र 46 मतलब 46 पॉइंट करते हैं प्रतिशत में है। और यहाँ पर अनुप्रयोग जो है वो है 26.5 है, और उपयोग जो है 24.3 है। भूमिगत जल का बात यहाँ पर है, भूमिगत जल में जो उपयोग होता है 24.3 है, और अनुप्रयोग जो है 26.5 है। गंगा में देखेंगे तो 5250 है, और उपयोग 250 है। 150 यहाँ पर जो पृष्ठीय जल प्रवाह है, मतलब कि बहते हुए प्रवाह में देखेंगे तो ये इतना है। भूमिगत जल में 171 है, और 157 है। उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र में 629 24 उपयोग में होता है, और भूमिगत में अपूर्णीय देखेंगे तो 27 है, 24 है, और गोदावरी में 1150, और उसके बाद 76.3 और है 40.7 है अपूर्णीय में, और उपयोग में 37 है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ताप्ती है, कृष्णा है, गोदावरी, नर्मदा, और जो बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसमें 9 नदियाँ दिया गया है, और उसके बाद जो है अन्य नदी मिलाकर यहाँ पर दिया गया टोटल ब्यौरा जो है 1952.1 और घन मीटर में, घन अरब मीटर में है, और यहाँ पर देखेंगे तो 690.3, और टोटल जो है 431 और 395 इस प्रकार से भूमिगत वाला है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो आगे है कि देश में जल का वितरण जो है असमान है, और इस पर चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति के स्रोत जैसी जो है तत्वों का प्रभाव पड़ता है। समतल मैदानों, जो समतल मैदान है, मैदानी भागों में स्थित जलज चट्टानी भागों में भूमिगत जल की अपार राशि मौजूद है, जहां भेद या प्रवेश चट्टान पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक जो हिमालयी नदियों के प्रकार मिट्टी से निर्मित हुआ है, उसमें देखेंगे तो सर्वाधिक है वह भूमिगत जल पाए जाते हैं। कहाँ पर? पंजाब के मैदानों में। और जहाँ देश का 42% जो है जल पाया जाता है हिमालयी नदियों के कारण जो निर्मित जो मैदान है वहाँ पर जो है 42% जल हैं। और एक अनुमान के अनुसार जो भारत में 443.3 अरब घन मीटर भूमिगत जल उपलब्ध हैं। इतना जो है जल उपलब्ध है, और जिसका जो है 19% जल अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, क्योंकि जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, और उस कारण से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये जल जो है भूमिगत जल ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पर भी जो है भूमिगत जल बहुत ही हैं, और यह जो है इसका भाग बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है, और संसाधन के रूप में इसका उपयोग होता है। भूमिगत जल जो है संसाधन की संभाव्यता अधिक है। अगला है कि यहाँ पर जल संसाधन का उपयोग। अब जो जल संसाधन है उसका उपयोग आप किस प्रकार से कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो डाटा दिया गया है ये जल की उपलब्धि है, और ये जो है वर्ष है
1951 में देखेंगे तो 1829 है, तो वहीं पर 1951 में 5177 है, तो वहीं पर 21 में आकर यह 2001 में आकर घटता है। उसके बाद अनुमान है कि जो 2025 है, 1 साल बाद आपको देखने को मिलेगा, वो 1342 घन मीटर ये आपको जल देखने को मिलेगा, मतलब घटते हुए जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है और स्वतंत्रता के पश्चात जो है भारत की जनसंख्या तिगुनी हो गई और आबादी के साथ जो है जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित गति से बढ़ी है। पेयजल हो, सिंचाई का हो, उद्योग हो, इसमें जो है काफ़ी मांग बढ़ा है। और 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता जो है वह 5177 घन मीटर थी और जो 2001 से लेकर 1829 तक जो है घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुँच गई, मतलब कि 2001 में जो है 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति पहुँच गया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर है कि जो संभावना है वह 2025 में यानी कि 2025 में पहुँचते-पहुँचते प्रति व्यक्ति आय की उपलब्धता जो है वह 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी, मतलब कि घटता हुआ जा रहा है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा था, 1951 में 5177 था, अब जो है यहाँ पर 2001 में 1829 हो गया, अब 2025 में जो है 1342 प्रति व्यक्ति हो जाएगा घन मीटर में, जो जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है। और जहाँ ऐसे संकटापन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा, मतलब कि जल की जो है खरीद होगी। आपको पता होगा कि जल जो है अभी आपको चाहे हर जगह पर प्यूरिफाई जल देखने को, मतलब कि खरीद कर पीते हैं और जो आपका भूमिगत जल है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप प्यूरिफाई करके आरओ लगाते हैं। तो यही कारण है कि जल की जो सबसे बड़ी बात है कि घटता हुआ और उसके बाद जो है दूषित, तो सारे कारण अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए जो भी कारण है वो धीरे-धीरे हम आपको यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा उस पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर एक बात है, जो प्राणियों में 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का अंश जो है विद्यमान रहता है, मतलब कि प्राणी जो हैं उसमें 65% आप हम और जो जानवर हैं उनमें जो है 65% और जो पौधा होता है उसमें 65 से लेकर 99% तक जल ही रहता है। अब आगे है कि जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, जहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जो है जल ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। और जल के उपयोग की सूची लंबी है, जैसे कि पेयजल हो गया, घरेलू कार्य हो गया, सिंचाई हो गया, उद्योग हो गया, जल संसाधन, स्वच्छता, मलमूत्र विसर्जन इत्यादि जो भी कार्य होते हैं वह जल के कारण ही होते हैं। जल यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपरिहार्य है। ठीक है, और जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु परमाणु संयंत्र शीतलन जो ठंडा घर होता है, और मत्स्य पालन हो गया, जल कृषि हो गया, वानिकी हो गया, जल क्रीड़ा हो गई, जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। और भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न रूप से आप देख सकते हैं, सारणी में दिया गया है। जैसे कि आप जो जल का उपयोग करते हैं तो 1990 से लेकर 2050 तक की बात यहाँ पर की गई है। पहले जो है आपको 20 यहाँ पर अरब घन में दिया गया है, इकाई जो है वह है अरब घन मीटर में अनुमानित है यह। सिंचाई में 1990 की बात करें तो घरेलू में 20 था, सिंचाई में 460 था, उद्योग में 15 था, ऊर्जा में 19 अरब घन मीटर में है, और जो है अन्य 30 था। तो टोटल जो था वह था 549। अब देखेंगे जो बढ़ता हुआ जल, मतलब कि स्वरूप बदलता गया और इसकी मांग जो है बढ़ती गई, और अभी जो है देखेंगे तो 25 में करा है कि 1050, और उसमें मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो गया और जल की मांग जो है यहाँ पर ज़्यादा होगी। जल की मांग के ज़्यादा के कारण यहाँ पर आपको जो है अरब घन मीटर में इसका बदलता हुआ स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है कि घरेलू में 2050 में 50 लीटर घन मीटर अरब घन मीटर चाहिए, सिंचाई में ज़्यादा चाहिए, उद्योग में भी ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा में भी ज़्यादा चाहिए, और अन्य कार्य में भी ज़्यादा, मतलब कि टोटल जो है 1150 अरब घन मीटर है। तो ये भारत की बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं चलती है उसके बारे में है। अब यहाँ पर है कि प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कीर्तियाँ बनाई जाती थी। अतः यह जो है परिपाटी नवीन नहीं है, हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। अब बांध जो बने हैं उसके बारे में यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश के विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। मतलब जो आपको यहाँ पर जो बांध है, बांध को उन्होंने क्या कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आप एक एक बात को समझेंगे कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की आर्थिक रूप से देखेंगे तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं निर्मित हुई, जिसमें नदी घाटी था,
परियोजना था जिसको बहुत ही विशेष बल दिया गया। ये देख सकते हैं यह हीराकुंड बांध है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पूरा जानेंगे। तो इस परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य हैं। बाढ़ का नियंत्रण होगा, मृदा का अपरदन जो होता है वो रुकेगा, पेय एवं सिंचाई हेतु जो है जलापूर्ति होगी, जल का आपूर्ति होगा, विद्युत उत्पादन होगा, उद्योग में जलपूर्ति होगा, परिवहन होगा, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य का पालन होगा, जल कृषि, पर्यटन, सारे काम जो हैं इस परियोजनाओं से लेकर हैं, ठीक है। अगर एक बांध बनते हैं तो ये सारे कार्य आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जो कि विकास का एक बिंदु है। और इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय है परियोजना के नाम से विभूषित किया गया। मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसीलिए जो है इसको बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया। आगे है कि प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण तथा नगरीय व्यवस्था को सम्मिलित रूप से विकसित किया जा सके, मतलब विकसित कर सकेगी। और भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है, जैसे कि भाखड़ा नागर, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक रहे। क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई में यहाँ से पूछा गया है। अब आगे हमको बताना है कि क्वेश्चन कौन सा आया है, वो डायरेक्ट लाइन में दिया गया है और उसी प्रकार जो है टीआरई जो है 3 री एग्जाम में आपको उठाकर पूछ लिया है। अब यहाँ पर कहाँ से पूछा ये आपको हम बताएंगे, लेकिन एक जो पॉइंट है बस सोन परियोजना के बारे में पूछा, ठीक है। ये आप जान लीजिए, सबसे प्राचीन जो परियोजना है वो कौन परियोजना है बिहार में, तो वो सोन परियोजना है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें कोसी परियोजना भी था, सोन परियोजना भी था। तो ये ऑप्शन में बहुत सारे जो टीचर हैं और अन्य लोगों के द्वारा बताया गया कि कोसी परियोजना है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि सोन परियोजना है। और कौन कौन से यहाँ पर आपको नदी घाटी परियोजना है, तो यहाँ पर भाखड़ा नागर है, हीराकुंड है, दामोदर है, गोदावरी है, कृष्णा है, स्वर्णरेखा है, सोन है। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। अब देखिए कि गत जो कुछ वर्ष हैं उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध विरोध एवं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते रहे हैं। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है और जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन का स्वच्छंद विचरण की समस्या आ जाती है। मतलब बांध जब बनता है तो ये सारे जो है कारण आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलते हैं। साथ ही जो है बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त जो मैदान हैं उनकी वनस्पतियाँ एवं मृदाएँ जो हैं प्लावित होकर अवघटित भी हो जाती है। अब एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो पहला है, पहले हम यहाँ पर जो पॉइंट में दिया गया है टॉपिक में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नर्मदा बचाओ एक गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नर्मदा बचाओ योजना है, आंदोलन है, वह कहाँ और किस लिए, तो ये नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था सरदार सरोवर बांध, उसके विरोध को ये प्रेरित करता है, ठीक है। यह एक एनजीओ है, ये याद रखेंगे। और यह नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है कौन सा बांध है, तो सरदार सरोवर बांध है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा गया है कि टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। टिहरी बांध जो है वो आमतौर पर लोग जो है अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यंत्र विस्थापित मतलब नहीं हो जाते हैं, इसीलिए जो है ये विरोध भी करते हैं, जिसके बदले इन्हें ना तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है और ना ही ये जो है विस्थापित होने के पश्चात इन परियोजनाओं के लाभ जो होते हैं ही ले पाते हैं। और इसका जो है लाभ पूंजीगत एवं जमींदार वर्ग को अवश्य मिल जाता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। जहाँ जल जो है कृषि एवं वाणिज्य फसलों की और किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदाओं की लवणीकरण जैसे गंभीर समस्याओं भी उत्पन्न हो रही है। इसी वजह से जो है गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इसी तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। ये भारत का नक्शा है और भारत के नक्शा में आपको प्रमुख नदियाँ दी गई है, जो कि यहाँ पर से आपको दिखाई तो नहीं देगा। ये पूरा का पूरा है, गंगा है, यमुना है, ठीक है, इधर कावेरी का है, इधर ताप्ती है, ठीक, यहाँ पर पूरा जो है झेलम है, सतलुज है, ब्यास है, ये सारे नदियाँ सिंधु का ऊपर का है और इधर जो है आपको ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। आगे हम चलेंगे तो
आगे है यहाँ पर अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है, परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती है। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। इनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अति वर्षा के जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं अगर ज़्यादा बारिश होगी तो। देखिए वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विभीषिका का मंजर आप देख या सुन चुके होंगे, जो कि नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई थी, जिससे जान माल की क्षति के कारण साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्याओं का इजाफा हुआ। और ऐसी भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं के अनुकूल भूकंपन की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियाँ एवं फसलों में कीटाणु जनित बीमारियों का भी संक्रमण हो जाता है। अब देखिए जल संकट। से पहले यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, उसको पढ़ेंगे कि क्या आप जानते हैं, स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रति एक दिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता है और इससे कम जल उपलब्धता जल संकट होता है। मतलब 1000 घन मीटर चाहिए, जल नहीं होगा तो यह जल संकट हो जाएगा। आगे है कि जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवीकरणीय होने के बावजूद जल दुर्लभता एक जटिल समस्या है। जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पटल पर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। चित्र संख्या 304 से जल संकट की उपस्थिति का आकलन किया जा सकता है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता के समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे है कि प्रायः जल की कमी, इसके अतिशोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध वर्गों में जल की असमान वितरण से उत्पन्न होती है। मतलब जल का संकट बहुत कारणों से होता है। अब देखिए यहाँ पर कि हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्धता के बावजूद वहाँ जल दुर्बलता है व्याप्त हो जाती है। हमारे कई सारे इसके उदाहरण हैं, बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। आपको दिल्ली जल संकट, बेंगलोर का जल संकट, कर्नाटक का जो जल संकट है, आपने वहाँ पर देखा होगा कि किस प्रकार से जल की आपूर्ति जब हो रही थी, टैंकर जब आ रहे थे तो किस प्रकार से आपाधापी मतलब जल लेने के लिए मारामारी किया जा रहा था। तो यही जल संकट है। जल की मांग बहुत ही ज़्यादा है, बढ़ती हुई जनसंख्या है और जल का यहाँ पर उपलब्धता कम है। कम यहाँ पर क्या हो रहा है, मांग की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है, मतलब कम हो रही है। तो यही कारण है जो जल संकट का कारण बनता है। अब देखिए जलाधिक से न केवल जल का घरेलू उपयोग बढ़ता है बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अतिशोषण कर सिंचित भूमि में भी अभिवृद्धि की जा रही है, जिससे शुष्क ऋतु में कृषि किया जा सके। अक्सर देखा जाता है कि किसान खेतों पर अपनी निजी कुएं और नलकूप के द्वारा भूमि सिंचित कर कृषि उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। परंतु जरा आप सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। क्या होता है, तो हर एक व्यक्ति अपने खेतों में कुएं या नलकूप, अब तो कुआं नहीं होता है तो नलकूप आपको देखने को मिलता है और उसे हर व्यक्ति एक एक अपना अपना पर्सनल क्या करता है, तो नलकूप गिराता है और उससे पटवन करता है, सिंचाई करता है। तो अगर एक जगह ही आपको नलकूप मिल जाए और वहाँ से आपके कुछ एरिया तक पूरा का पूरा अगर खेतों का सिंचाई हो जाए तो वो क्या होगा, जल का यहाँ पर कम मतलब कि वहाँ पर कम उपयोग, या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वहाँ पर उतना अभाव जो आपको देखने को मिलता है उतना अभाव नहीं होगा। जल आपको वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों पर क्या है, जल स्तर, भूमिगत जो जल स्तर है कम देखने को मिलता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा नलकूप, अगर एक नलकूप से अगर एक परिवार का काम चल रहा है तो 5 नलकूप क्यों हंगारें। ये सारी बातें हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो अपना अपना पर्सनल नलकूप गाड़ रहे हैं। और बड़े बड़े शहरों में आप अगर जाते हैं तो वहाँ पर नलकूप की व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट सरकार के द्वारा जल मुहैया कराया जाता है। तो यही कारण है जो आपको जल संकट देखने को मिलता है, दिल्ली में हो या अन्य बड़े-बड़े शहरों में, जो पीने के पानी भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं। अब आगे है कि इससे मतलब कि कृषि के कारण जो अनेक-अनेक अपने-अपने जो भी किसान हैं या अन्य लोग हैं, वो अपने खेतों में या घर में नलकूप पर्सनल लगाते हैं, तो भूमिगत जल नीचे गिर रहा है इससे, यही हम कहना चाह रहे थे। इससे क्या होता है, भूमिगत जल नीचे गिर रहा है और जल की उपलब्धता में क्या हो रही है, कमी आ रही है, कमी आ जाएगी और जैव समुदाय में पेयजल के अभाव के साथ भोजन सुरक्षा का भी खतरा बढ़ जाएगा। अब आगे है कि देखेंगे तो क्या आप जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से मतलब जल विद्युत से आपको विद्युत प्राप्त हो रहे हैं, 22% यहाँ पर कही गई है। आगे देखेंगे तो
लिखा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण का विकास होता है। ठीक है, और आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमा लिए। उद्योगों की वजह से मृदु जल का दबाव जो है बढ़ रहा है और इन उद्योगों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसकी अधिकांशतः पूर्ति जल विद्युत द्वारा होती है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में त्वरित वृद्धि हुई है, जहाँ नलकूप लगाकर जलापूर्ति की अंधाधुंध शोषण हो रहा है और जल के भंडारण की तीव्र जो है गति से घट रहा है, मतलब कि तीव्र गति से घट रहा है। अब यहाँ पर क्या आप जानते हैं, तो क्या केवल जो है कानपुर में देखेंगे तो 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन जो है प्रतिदिन 58 लाख लीटर जल जो है यहाँ पर उपयोग करता है, जो कि मल जल जो है गंगा में विसर्जित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कानपुर का चमड़ा कारखाना है वहाँ पर 58 लाख लीटर जो है मल जल मतलब अशुद्ध जो जल है वो गंगा में विसर्जित हो जाते हैं, तो गंगा इससे भी प्रदूषित हो रही है। वही यहाँ पर अब बातें कही गई है। देखिए, अभी तक हमने जल संकट के मात्रात्मक पहलू पर चर्चा की, परंतु हमारे देश में कुछ ऐसे भी परिस्थितियाँ हैं जहाँ जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद लोग प्यासे हैं। बता सकते हैं तो ऐसा क्यों? तो ये आपको यहाँ पर एक बातें बताई गई है, जो कि कानपुर का चमड़ा कारखाना है। बहुत सारे कारखाने जो कि गंगा नदी के किनारे या अन्य नदियों के किनारे हैं और उससे जो प्राप्त विषैले जल मिलते हैं, मतलब कि जो मल जल होता है या बहुत ही आपको पता होगा कि रासायनिक रूप से जल का प्रवाह जो है नदियों में कर दिया जाता है, विसर्जित कर दिया जाता है। जो उससे बनता हुआ कारखानों में जो डस्ट होता है वो सारा का सारा कहाँ पर, तो नदियों में प्रवाहित होता है और जब नदी में प्रवाहित होगा तो वो पीने लायक नहीं रहता है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बता सकते हैं तो ऐसा क्यों? तो ये देखिए दुर्लभता का कारण है, दुर्लभता का कारण है कि जल की खराब गुणवत्ता या किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने के से जो है जल की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से संख्या मतलब संख्या है यहाँ पर एवं राजस्थान है, महाराष्ट्र है और इसमें जो है फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है, संख्या है और आर्सेनिक जिसको बोलते हैं, आर्सेनिक जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये जो है इसमें वृद्धि हुई है। सीवेज एवं जल मल से भारत के जो अधिकांश नगरीय क्षेत्र हैं उसमें धरातलीय जल जो है दुष्प्रभावित हुए हैं। भारत की अधिकतर नदियां जो हैं आज प्रदूषित हो गई हैं, अनेक छोटी नदियां तो अत्यंत ही विषैली हो गई है। अब देखिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या क्या है। यहाँ पर लिखा गया कि आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन अभिप्राय है, मतलब इसका जरूरी है। यहाँ पर संरक्षण और प्रबंधन जो है वो क्या है, अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन होना चाहिए, खाद्यान्न सुरक्षा होगा, इससे आजीविका और उत्पादन अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके, नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जल संसाधन की दुर्लभता जो है या संकट जो है निवारण हेतु सरकार ने क्या किया कि सितंबर 1987 में, कब, तो सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति दी और कालांतर में कई समस्याओं के उभरने के कारण जो है इसे संशोधित किया गया और उसके बाद जो है इसको राष्ट्रीय जल नीति 2002 राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रयुक्त किया गया और इसके अंतर्गत जो है सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखकर योजनाओं को निर्मित किया, जैसे कि पहला है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण, मतलब जो प्रदूषित जल है उसको स्वच्छ करें और उसका उपयोग भी करें। ठीक है, ये कारण है। अब एक बात हम यहाँ पर देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इस संदर्भ में अग्रांकित संरक्षण विधियां जो हैं कारगर सिद्ध हो सकती है। क्या है पहला, तो भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति, मतलब अब्दुल कलाम के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे उनके द्वारा कहा गया कि जल मिशन के संदर्भ में भूमि जल पुनर्निर्मित पर बल दिया, ठीक है, दिया था, जिससे खेत, गांव, शहर, उद्योग को पर्याप्त जल मिल सके, मतलब कि जल मिशन से। और इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक एवं कंपोस्ट खाद के प्रयोग, जो वेटलैंड्स हैं का संरक्षण, तो ये कारण यहाँ पर कहा गया है कि जल मिशन से ये सारे कारण जो है आपको करना है, जैसे वृक्षारोपण भी हो, कंपोस्ट खाद का प्रयोग आप करेंगे, वेटलैंड्स जो हैं उसका संरक्षण भी होगा, वर्षा जल का संचयन भी होगा, मल जल का शोधन भी होगा, पुनर्चक्रण भी होगा, ये सारे कार्य होने चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शहरीकरण है, भवन निर्माण है, रेल मार्ग तथा सड़क पक्कीकरण, भूमि जल
पुनः पूर्ति के बाधक तत्व हैं। मतलब जब आप भूमि जल के लिए आप देखेंगे, जब बारिश होगी तो शहरीकरण, तो पक्कीकरण हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तो जो जल है वह भूमि में नहीं जा पाता है। तो ये यही कहा जा रहा है कि जो पक्कीकरण जो शहर का हो रहा है, मतलब शहरीकरण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, पक्कीकरण है, ये सारे के सारे जो है भूमिगत जल का बाधक बन रहे हैं, भूमिगत जल के लिए बाधक हैं। अब आगे देखेंगे तो जल सभर प्रबंधन, जो वाटर शेड है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यही कहा रहा है कि जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसे जो है पेय जलापूर्ति भी की जा सकती है। इस प्रबंधन को छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। जो जल का प्रबंधन है, जो जल का आप संचयन करेंगे, वो छोटी-छोटी इकाइयों में आप करेंगे, तो लोग देखते-देखते सीख जाते हैं और करते भी हैं, और बहुत सारी जगहों पर राजस्थान में आपको देखने को भी मिलते हैं। अगला है कि यहाँ पर तकनीकी विकास। अब इसमें क्या है, तो तकनीकी विकास से तात्पर्य है ऐसे उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग और अधिकाधिक जो है लाभ किया जा सके। जैसे कि ड्रिप सिंचाई हो, खेतों में जो सिंचाई आप करते हैं तो उससे ड्रिप सिंचाई आप करेंगे पाइप से, जहाँ पर पौधा है वहीं पर जो है उसको पानी जल में मिल जाए, ये ड्रिप सिंचाई। लिफ्ट सिंचाई है, ऊपर से आप जानते हैं कि आजकल सूक्ष्म सिंचाई जिसको माइक्रो स्प्रिंकलर भी कहते हैं, मतलब फुहारा जिसको बोलते हैं, सिंचाई होता है, सीढ़ीनुमा खेती होता है। इससे क्या होता है, जल की कमी होती है, मतलब कि जल की मतलब कि जल की पूर्ति जो है होती है, लेकिन वहाँ पर पूर्ति हो जाती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। ज़्यादा आप जानते होंगे कि अगर खेतों में सिंचाई हो रही है तो डायरेक्ट पानी चलाकर छोड़ देता है लोग, तो मतलब किसान लोग जो छोड़ देते हैं, तो इससे पानी का जो बहुत ही उपयोग हो जाता है। लेकिन जो पेड़-पौधे हैं, वहाँ पर आप ड्रिप सिंचाई से करेंगे, लिफ्ट सिंचाई से करेंगे, तो इससे यही लाभ होगा कि जो पेड़-पौधे हैं, वहाँ पर वही जो है पेड़-पौधे सिंचित होंगे, अन्य जो खरपतवार होते हैं, वो सिंचित नहीं हो पाएँगे। तो ये कारण जो है बताया जा रहा है कि तकनीकी विकास अगर करेंगे, तो आपको जल की जो पूर्ति होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और उपयोग भी ज़्यादा होगा, और कम जो है उसका उपयोग भी, मतलब कि उपयोग आप कृषि में ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा आपको मिल रहा है लाभ, और साथ ही साथ जो है कम पानी का उपयोग इसमें होगा। अब देखिए वर्षा जल जो संग्रहण है या उसका पुनर्चक्रण किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि भूमिगत जल का 22% भाग जो है संचयन वर्षा जल का भूमि में प्रवेश करने में होता है। कितना प्रतिशत, तो 22% जो है भूमि में प्रवेश करने के लिए। अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या आप जान चुके हैं कि जल दुर्लभता एवं उनकी निम्नीकरण वर्तमान समय की एक प्रमुख समस्या बन गई है, और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में विफल होने तथा उसके विवादास्पद होने के कारण जो है वर्षा जल संग्रहण एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते हैं। तत्कालीन भारतीयों को वर्षा पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग में अनेक तरीके विकसित किए थे। पहाड़ी क्षेत्रों में जो है गुल, मतलब कि गुल अथवा कुल, जो पहाड़ी हिमालय है, वहाँ पर वाहिकाएँ, जैसे जैसे कि यहाँ पर है वाहिकाएँ, नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। पश्चिमी भारत खास करके राजस्थान में देखेंगे तो पेयजल हेतु वर्षा जल का संग्रहण छत पर करते हैं, जो कि आपको पहले हमने बताया। और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाने का चलन था। शुष्क एवं जो है अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता था, जिससे मृदा सिंचित कर खेती की जा सके। उसे राजस्थान देखेंगे तो जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान में बिरानो, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, टाका बोलते हैं। जो आप सीटेट अगर कोई एग्जाम दिए होंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन ये पूछता है। यह जो प्रायः आंगन में हुआ जो तैयार होता है, मतलब कि आंगन में हुआ करता है, जिसे छत का जो पानी होता है, छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है और ये जो है टाँका में जाकर गिर जाता है, टाँका में गिर जाता है। और इस कार्य में राजस्थान जो है उसमें एनजीओ जो है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो क्या करता है, उसमें काम करता है, जो कि नाम है इसका तरुण भारत संघ। तो आपसे पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ का क्या काम है, तो यही काम है टाँका का निर्माण करना और लोगों को जागृत करना। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेघालय के शिलांग में छत वर्षा संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है। जो मेघालय में है, मेघालय के शिलांग में आपको जो बारिश होती है वह संग्रहित कर ली जाती है। ये आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से, तो ये हैंडपंप है। हैंडपंप से जो है पुनर्भरण हो रहा है पानी का, और ये आपको दिख रहा है जो बेकार पड़े कुएँ के माध्यम से पुनर्भरण जल जो है वह छत से आता है और कुएँ में जाकर भरता है। आगे देखेंगे यहाँ पर कि पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास
से इस क्षेत्र में 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यहाँ वर्षा जल जो है संग्रहण की उपेक्षा हो रही है, जो खेदजनक है। परंतु कुछ घरों में आज भी टाँका उपलब्ध है, कुछ घरों में आपको टाँका देखने को आज भी मिलते हैं। अगला है कि कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित जो है गंडाथूर गांव में जो छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है, जो जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में। इनके ढांचों की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, ऊपर आपको हमने दिखाया। वर्तमान समय में महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर वर्षा जल संरक्षण और पुनर्चक्रण किए जा रहे हैं। ये वर्षा संग्रहण की पारंपरिक विधि को दर्शाया गया है। एक तालाब में जो है गाँव के लोग जो हैं तालाब बनता है और उसमें जो है पानी बारिश होती है तो जाकर जमा हो जाती है। अब जो है आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहीं से क्वेश्चन TRE 3 री एग्ज़ाम का आया है। अब देखिए जो स्वतंत्रता होती है, उसके बाद जो है बहुत सारी परियोजनाओं का यहाँ पर काम होता है, तो उसमें एक सबसे पुराना जो परियोजना है वह सोन परियोजना। ये देखिए स्वतंत्रोपरांत मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजनाएं तैयार की गई और नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं की संज्ञा दी गई, जिस पर पूर्व में चर्चा हमने की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 परियोजनाएं बिहार की। बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो परियोजनाएं बनाई गई उसमें 3 प्रमुख है: सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। ये क्वेश्चन इस बार आया कि कौन सी परियोजनाएं सबसे प्राचीन है। सबसे पहला है तो सोन परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुका है TRE 3 में, री एग्जाम में यही क्वेश्चन था कि पहला परियोजना कौन सा है, तो सोन नदी घाटी परियोजना। देखिए ब्रिटिश सरकार ने सिंचित भूमि में वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ, तो यह 1874 में हुआ और इसमें डेहरी के समीप पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। कहाँ पर? तो डेहरी के समीप। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। कितना है? तो 130 किलोमीटर। पूर्व की नहर से पटना, गया तथा औरंगाबाद जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर सिंचित होते हैं। 2 दिशाएं हैं, एक पूर्व के और एक पश्चिम के। एक दिशा जो कि पूर्व में जाता है तो पटना, गया, औरंगाबाद में 3 लाख हेक्टेयर और इसी नहर में जो है पश्चिमी शाखा से 3 उप शाखाएं का निर्माण होता है। इसमें याद रखेंगे, एक तो सोन नदी घाटी परियोजना प्रथम है, दूसरा 1874 में, तीसरा यहाँ पर 2 जो है मुँह है, डेहरी है, जिसके आपको याद रखना है 2 दिशा है, जो पूरब है और पश्चिम है। पूरब में गया है, पटना है, औरंगाबाद है और वहीं पर पश्चिम में 3 उप शाखा है। इसमें पहला जो शाखा है उसमें भोजपुर, दूसरा शाखा है उसमें बक्सर और तीसरा जो शाखा है उसमें जो है चौसा क्षेत्र है। ठीक है, 3 इसमें उपशाखा में भोजपुर, दूसरा बक्सर और तीसरा चौसा का क्षेत्र है और इस प्रकार के त्रिशाखाएं रोहतास, बक्सर एवं भोजपुर जिलों को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है, तो ये याद रखना है, त्रिशाखाएं जो कि रोहतास, बक्सर और भोजपुर को क्या करती है? प्रभावित करती है। एक शाखा जो पूरब का है वह पटना, गया और औरंगाबाद है। दूसरा जो शाखा है उसमें उप शाखाएं 3 हैं, भोजपुर पहला, दूसरा बक्सर, तीसरा चौसा का। इसमें 3 जो त्रिशाखाएं के रूप में प्रभावित जिला का नाम पूछेगा तो रोहतास, बक्सर और भोजपुर है। देखिए सुविकसित रूप से यह नहर जो है 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है। अब यहाँ पर एक चित्र दिया गया है सोन नदी घाटी परियोजना का, जो आपको यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा लेकिन देख सकते हैं, तो सोन नदी घाटी परियोजना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बक्सर का क्षेत्र है और भोजपुर का क्षेत्र और पटना का क्षेत्र, औरंगाबाद का यहाँ पर क्षेत्र है। ये सारा का सारा आपको सोन नदी घाटी परियोजनाओं से सिंचित है। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, तो 1968 में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध बनाकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का रूप देने का प्रयास किया गया। मतलब 10 किलोमीटर की दूरी में जो है इंद्रपुरी नामक स्थान पर जो है बांध बनाया गया और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों, जल बैराज से पुनः पूर्ति, नहरी विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण जो है हुआ और यही वजह है कि सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का सोन का जो क्षेत्र है वह चावल का कटोरा, मतलब बिहार के चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है, इसी सोन परियोजनाओं के कारण। ठीक है, अगला देखेंगे, इस परियोजनाओं के अंतर्गत जो है जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी
जो है स्थापित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा जो है चावल की खेती कहाँ पर, तो उसमें रोहतास का ऑप्शन था। ठीक है, तो रोहतास हो जाएगा। देखिए पश्चिमी नहर पर डेहरी के समीप शक्ति गृह की स्थापना की गई और इसमें जो है 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है और इस जो है ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर का एक बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान के रूप में उभर रहा है और इसके अतिरिक्त पूर्वी नहर शाखा का बारून नामक स्थल पर शक्ति गृह लगाए गए हैं, मतलब बिजली घर जो है, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है। इस परियोजनाओं के नहरों का पुनरुद्धार हो रहा है और सोन की सहायक नदियां रिहंद के जल का उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार करती है, जिससे सोन को जल की कमी झेलनी पड़ती है और बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान की पहल कर रही है। ये सोन पर जो है वार्तालाप हो रही है। देखिए बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना क्या है, तो कदवन जलाशय योजना के नाम से जाने जाते थे। ये जो है कदवन जलाशय योजना के नाम से इंद्रपुरी जलाशय योजना पहले जाना जाता था और इस योजना के विकास के लिए भी एक बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे निर्माण से सोन परियोजना की सिंचाई को स्थायित्व मिल सकेगा और साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके जो है स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, जिसमें बिहार झारखंड का सम्मिलित सहमति बन चुका है और उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी जो है प्रतीक्षित है, मतलब प्रतीक्षा में है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने इस योजना का क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC को 67 सहमति दी है और इसके अंतर्गत जो है NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा तथा जल संसाधन विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली का सिंचाई हेतु संसाधन भी कर सकेगा और NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजनाओं को स्वीकृत करने की कार्रवाई कर रही है और इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना BHPC द्वारा जो है प्रबंधन कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बिहारांतर्गत जो है कई नदी घाटी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना और बरनाल जलाशय परियोजना शामिल है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपने पहले भी पढ़ा है कि बृहद जो क्षेत्र की उपस्थिति में जल की पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागर में, तो 96.6% भाग जो है महासागर में है। और देश में जो है बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित नेहरू के द्वारा भारत का मंदिर कहा जाता है। और प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा, तो 65% जल की मात्रा है। अब है बिहार में जो अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो आर्सेनिक का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बता दिया, तो ये सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन है। जल संकट क्या है, वर्षा जल जीवन, ये सारे जो है क्वेश्चन क्या है, तो सब्जेक्टिव के हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। जल के बारे में 1 घंटा में आपका समाप्त हो गया। उसके बाद अब देखेंगे तो वन एवं वन्य प्राणी संसाधन है। इसी में पहला ही चैप्टर में जो है सब चैप्टर आपको देखने को मिलता है, क ख ग घ में है। इस प्रकार से देखेंगे तो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो तत्काल आपको यहाँ पर बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में और बिहार से लेकर सोन नदी घाटी परियोजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन जो बनता है वो आपको हमने बताया और ये क्वेश्चन जो है यहाँ से जो पूछे गए हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि 1874 वाला, और शाखाएं और उपशाखाओं के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक से सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।